अभी जो मेरा कंसर्न है सर वो इस चीज़ को लेके है कि मैं एक फ़ास्ट फ़ूड का जो है बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता आपको हूँ। पता ही होगा मैकडॉनल्ड। या और ये मैकडॉनल्ड बिजनेस जो शुरू हुआ था उसकी अगर केस स्टडी आपको पता हो। एक फ़ूड के बिज़नेस में से क्या लीगल प्रोसेस जो है हम कर सकते हैं? हमें एज़ अ स्टार्टअप के लिए अगर मैं आपको चूज़ करूँ, तो क्यों करूँ? ऐसा क्या चीज़ें जो है आप प्रोवाइड करते हो जिसके बेस पे मैं आपको चूज़ करूँ सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा है? कैसे? बहुत अच्छा सर, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। आज बहुत दिन बाद आपसे मिलना हुआ सर। मेरा नाम बसंत चौधरी है सर एंड लास्ट टाइम मैं आपके एलडीपी प्रोग्राम में मैं आपके साथ मिला था, शायद आपको याद हो तो। अभी जो मेरा कंसर्न है सर वो इस चीज़ को लेके है कि मैं एक फ़ास्ट फ़ूड का जो है बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड उसके लिए प्रैक्टिकली नॉलेज तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का है कि बनेगा कैसे, मेकिंग प्रोसेस कैसे होगा। लेकिन जो थियोरिकल पार्ट्स होते हैं कि सिस्टम बिल्ड करना लाइक उसका लीगलाइजेशन प्रोसेस किस लेवल पे हम कर सकते हैं, वो सारे चीज़ में जो है वो मुझे ना तो पता है और मुझे लगता है कि शायद मैं ना कर पाऊँ। तो इसके लिए मुझे कंसर्न चाहिए था आपका एक कंसल्टिंग मॉड्यूल के साथ। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस लेवल पे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। बसंत जी, होता ये है कि जब भी हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो आज आपने जो थॉट प्रोसेस सोची है अपने बिजनेस को बिल्ड करने की, वही सेम थॉट प्रोसेस बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी सोची है जो ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। तो आज उन सभी लोगों को ये बात मैं बताना चाहता हूँ और साथ में आपके साथ भी ये डिस्कशन करना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस जो शुरू होता है वो एक छोटे से आइडिया से स्टार्ट होता है। और आज अगर आपके अंदर कोई बड़े सपने हैं, कुछ करने की भावना है और आप चाहते हो कि अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो सबसे बेस्ट वे होता है बिजनेस। तो अगर आज आपके माइंड में है कि आपको फास्ट फूड की लाइन में अगर जाना है, तो बेसिक चीज होती है, जैसे इंडिया के अंदर कहा जाता है, हर एक इंसान की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान। और आज आप जिस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप रोटी को लेकर बात कर रहे हो, मतलब खाने को लेकर बात कर रहे हो। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि वो अपने आप में बहुत सारी कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर हर नुक्कड़ पर जब आप चले जाओ या हर 10 किलोमीटर पर जब आप चले जाओ, तो यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, यहाँ की बोली और यहाँ की लोगों की सोच जो है वो बदल जाती है। तो बहुत ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन ऑलवेज आकर रहता है कि सर फास्ट फूड का बिजनेस तो करना है, लेकिन कौन सी चीज का हम बिजनेस करें और फास्ट फूड के अंदर भी क्या सिलेक्ट करके करें। लीगली प्रोसेस की भी आपने यहाँ पर बात बताई, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके माइंड में एक आइडिया, और वो आइडिया ऐसा होना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके बिजनेस के जरिए होने चाहिए। जैसे कि फास्ट फूड की अगर बात करो तो फास्ट फूड आज इतना फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है और ज्यादातर लोग आज घर पर खाना न पका के, उनका प्लानिंग ही होता है कि बाहर जाएंगे, घूमेंगे और कुछ खा भी लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन के अंदर जो चीजें चलती आ रही है वही चीज आज इंडिया के अंदर आ रही है। आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है समय, और हर इंसान चाहता है कि मुझे मेरे टाइम को बचाना है, और उस टाइम को बचाने के लिए ज्यादातर लोग जो है वो फास्ट फूड को चूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में अगर ये आइडिया आया है तो बहुत ही बढ़िया आइडिया आपने यहाँ पर सोचा है, और लोगों को खिलाने का आपने सोचा है। और बहुत सारे लोग शादियों के टाइम पर बताते हैं कि लोगों की जो खुशी होती है वो कहीं ना कहीं उनके पेट से होकर गुजरती है। तो जब भी कोई इंसान को जब आप कुछ अच्छी चीजें खिलाते हो और उसकी हेल्थ के ऊपर अगर वो चीजें अच्छी तरीके से जाती है, तो वो इंसान आपका खाना भी खाएगा, आपको पैसा भी देगा, और अगर उसको वो चीज का टेस्ट अच्छा लगा तो वो आपको एक ब्लेसिस भी देगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम आप करने जा रहे हो, और उस काम को करने में हम गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ओके। लास्ट टाइम जैसे कि आपके टीम मेंबर हमारे पास आए भी थे एंड उन्होंने सम ब्रोशर्स दिया है स्टार्टअप कंसल्टिंग को लेके। तो मेरा जो मेन मुद्दा था वो इसी बेस पे था कि लीगल प्रोसेस और ये सारे चीज़। तो मैं एक कंसर्न लेना चाहूँगा कि अपने जो एक फूड के बिजनेस में से क्या लीगल प्रोसेस जो है हम कर सकते हैं।
देखिए, लीगली प्रोसेस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम। क्योंकि आज नहीं तो कल जो ब्रांड आप बनाना चाहते हो वो ब्रांड जो होगी वो आपके नाम से होगी। आज फास्ट फूड की लाइन के अंदर अगर मैं सबसे ज्यादा नाम अगर किसी बिजनेस का लूं जो सबसे सक्सेसफुली ग्रो हो रहा है, तो आपको पता ही होगा मैकडोनल्ड। और ये मैकडोनल्ड बिजनेस जो शुरू हुआ था उसकी अगर केस स्टडी आपको पता हो तो आप लोगों को जानकर भी हैरानी होगी। दो भाइयों ने मिलकर ये बिजनेस शुरू किया था। उनके पास आइडिया था, उनके पास कस्टमर थे, उनके पास क्राउड था, लेकिन उनके पास स्केल अप करने के आइडियाज नहीं थे। और उसी स्केल अप करने के लिए उनको एक पर्सन मिला जिनका नाम था रैक रॉक। और वो रैक रॉक इंसान जो था वो बिजनेस बैकग्राउंड से था, तो उसको ये पता था कि इस बिजनेस में अगर मैं मेरी स्ट्रेटजी यूटिलाइज करूं तो इसको बड़े स्केल के ऊपर मैं डेवलप कर पाऊंगा। और आज भारत में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाते। तो उसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई चीज अगर होती है वो यही होता है, लीगली प्रोसेस। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना नाम रजिस्टर ही किया नहीं होता। बहुत सारे फास्ट फूड वाले लोगों को हम मिलते हैं वो छोटी सी जगह में ही सीमित हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग एक बड़ा सा बोर्ड पर वहां पर लगाते हैं कि हमारी दूसरी कोई शाखा नहीं है। तो ये वाला भी कंसर्न बहुत सारे लोगों को लेकर होता है कि ये आपका अचीवमेंट नहीं है दोस्त, ये आपका प्रॉब्लम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में अगर आपको अपने धंधे को बड़ा करना है तो उसको स्केल अप करने के लिए लीगली प्रोसेस का होना तो जरूरी है, लेकिन उस बंदे को उस धंधे के अंदर उसको स्केल अप भी करना उतना ही जरूरी है। और किसी भी बिजनेस को स्केल अप करने के लिए आपका विचार बड़ा करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। यस पसंद सेम चीज़ है जो कंसल्टिंग आप करते हो, तो हमें एज ए स्टार्टअप के लिए अगर मैं आपको चूज करूं तो क्यों करूं? ऐसा क्या चीज़ें जो है आप प्रोवाइड करते हो जिसके बेस पे मैं आपको चूज करूं सर? स्टार्टअप को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये वीडियोस के अंदर भी देख रहे होंगे, उनको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन आज मैं अगर आपको सवाल पूछूं, कितने लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो आपको स्टार्टअप में सपोर्ट करने के लिए तैयार है? बहुत कम लोग हमें ऐसे मिलते हैं अपने परिवार के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, कि जो अपने आइडियाज को तो जानते हैं, अपनी बातों को तो जानते हैं, लेकिन चाहकर भी वो सपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोगों की ये सोच होती है बिजनेस करना, ज्यादातर लोगों की सोच होती है अच्छी जॉब करना। तो आज अगर गुरुकुल को आप चूज कर रहे हो तो गुरुकुल कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में आपका ग्रोथ पार्टनर बनने जाने वाला है। और हमने खाली आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं, हमने बकायदा बहुत सारे बिजनेस को पहले से ग्रो करके रखा है और उनके बिजनेस को डेवलप करने का बीड़ा हमने उठाया है। और आज आपको बताकर हमें खुशी हो रही है कि उन लोगों ने अपनी फ्रेंचाइजी, अपने और ज्यादा आउटलेट्स कर लिए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, उनका बिजनेस आज ऑटो मोड में चल रहा है और वो खुद रूटीन की लाइफ से फ्री है और अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से आज वो जी रहे हैं। कंसल्टिंग का मॉड्यूल से याद आया सर कि आप सिस्टम सेंट्रिक कंपनी को जो है वो डायरेक्टली बना देते हो। तो फूड के बिजनेस में बात करूंगा कि लास्ट टाइम मैंने एक चांस तो किया था फूड के बिजनेस को स्टार्ट करके, लेकिन मैं ना तो लीगलाइजेशन प्रोसेस किया था, ना तो मैंने सिस्टम को बिल्ड कर पाया था। तो यही कंसर्न मैं लेना चाहूँगा कि सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस में। देखिए, सिस्टम का सिंपल मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं या आपको बसंत जी बताओ, सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप हो तब भी वही काम चले और आप न हो तब भी वो प्रोसेस फॉलो होती है। अब ज्यादातर केसों के अंदर होता क्या है कि आप खुद एक हीरो बन जाते हो अपने बिजनेस के, और आप किसी पर्सन को जब डुप्लीकेट नहीं कर पाते हो, जब सेम तरीके से तैयार नहीं कर पाते हो, या उन्हीं चीज़ों को जो आपने अपने धंधे को लेकर सोचा है उस विचार को ऑन पेपर जब नहीं लेकर आते हो, तो सिस्टम आपकी बन नहीं पाती है। सिस्टम का बनने का सिंपल मतलब वहां से शुरू होता है कि आने वाले 5 साल में आप अपने धंधे को लेकर क्या सोच रहे हो, जिसको कहते हैं विजन बोर्ड। तो सिस्टम की शुरुआत ही होती है एक विजन बोर्ड के साथ।
और वो विजन बोर्ड डिसाइड करता है आने वाले 5 साल में आप अपने बिजनेस को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक छोटी सी सोच से शुरुआत करते हैं, 5,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए, मेरा हो गया। तो उससे उनकी सोच बड़ी नहीं हो पाती और बड़ी सोच न होने के कारण वही अपने व्यापार को बड़ा नहीं कर पाते और चाहकर भी वो सिस्टम को अपने बिजनेस में नहीं ले आ पाते। सेम एक और क्वेश्चन रहेगा सर कि लाइक फास्ट फूड का चलो लीगलाइजेशन प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर दिया, अपने सिस्टम बिल्ड जो है वो कर लिए कहीं ना कहीं, लेकिन फास्ट फूड के बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो उसका एरिया मैटर करता है, उसकी लोकेशन मैटर करती है। तो क्या लगता है कैसे एरिया का जो रिसर्च और ये क्या एनालिसिस प्रोसेस और कुछ आपके भाषा में जो बोला जाता है वो चीज़ जो है हम कैसे कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पर पूछा और यही क्वेश्चन हम बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को भी पूछते हैं कि जब भी आप किसी धंधे की शुरुआत करते हो तो क्या ये शब्द को आपने सुना है R&D। आज इंडिया में 95% बिजनेस फेल हो जाते हैं और 10 साल से ज़्यादा वो अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है वो अपने धंधे में R&D करते ही नहीं है और R&D करने की उनको आदत ही नहीं होती है। अब सवाल ये होगा कि R&D होता क्या है और ये करना क्यों चाहिए। सिंपल सी मैं अगर आप बात आपको बताऊं कि कोई भी बिजनेस को जब आपको बड़ा करना है, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी प्लान करनी है, उसके लिए कुछ आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले मार्केट का सर्वे तो करना पड़ेगा। और जब आपने मार्केट का सर्वे किया ही नहीं होगा और उसके अलावा आपने सीधा बिजनेस अगर शुरू कर दिया होगा तो उस सिचुएशन में जाकर आप फंसोगे जहां आपको पहले से पता ही नहीं होगा कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है। तो R&D करने का मतलब ही ये होता है, जैसे इन्होंने बताया, लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने लोगों को कौन से तरीके के लोगों को टारगेट कर रहे हो और जिस तरीके के लोगों को जब आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेशन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पर्सन की बायर कैपेसिटी अलग होती है और उस कैपेसिटी के हिसाब से जब उसको सामने वाला बंदा प्रोडक्ट जब प्रोवाइड करवाता है तब उसी प्रोडक्ट को लोग खरीदना पसंद करते हैं। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको तुरंत क्लियरिटी आ जाएगी। सर, एक पानी की बोतल जो होती है अपने कॉर्नर की दुकान पर जब हम खरीदने के लिए जाते हैं वही बोतल हमें वहाँ कितने की मिलेगी? 20 रुपए के अंदर। अब यही बोतल को कहीं ना कहीं हम थिएटर के बाहर खरीदने जाते हैं तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 60 से 80 रुपए। अब यही बोतल को आप जब जाओगे एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट पे जाकर जब आप यही बोतल खरीदोगे इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 180 200 रुपये। यही चीज मैटर करता है लोकेशन को लेकर। आज आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस एरिया के अंदर हो उस एरिया के अंदर काम करने वाले लोग, वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ की लोगों की चॉइस क्या है, उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट की रेंज डिसाइड कर सकते हो। आज होता यह है कि कई जगह फास्ट फूड की अगर मैं बात करूं तो फास्ट फूड की प्रोडक्ट इकोनॉमिकल वहां पर शो होती है और कुछ जगह वही फास्ट फूड के लिए लोग बड़े से बड़ा अमाउंट देकर एक एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं। तो आपका फास्ट फूड का बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने बाय कितने का स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा, कितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और कितने लोगों तक आप अपनी चीज़ों को रीच करवाना चाहते हो। सेम प्रोसेस के एक फास्ट फूड का अगर बिजनेस है तो उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो कौन कौन सी होनी चाहिए और किस लेवल की मार्केटिंग जो है हम जो कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है और बहुत सारे लोगों को हमने ये देखा हुआ भी है, वो धंधा तो शुरू कर देते हैं लेकिन सबसे बड़ी गलती उनकी कहीं ना कहीं ये होती है वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर कभी फोकस ही नहीं करते हैं। और मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर फोकस न करने का मतलब ये होता है, कई जगह आपने ये सुना भी होगा, जो दिखता है ना वो बिकता है। तो आज ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि वो मार्केटिंग न करने के कारण उनके पास बेहतर चीज़ होने के बावजूद भी लोग उनको खरीद नहीं पाते। एक बेस्ट एग्जांपल के साथ मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। एक हाईवे से हम गुजर रहे थे और ये लाइव स्टोरी में आपको शेयर करना चाहता हूँ। जिस हाईवे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोर्ड लगाया हुआ था
और उस बोर्ड के अंदर दो चीजों को हाईलाइट किया हुआ था। और दो चीजों के हाईलाइट के अंदर क्या उन्होंने लिखा हुआ था, एक लिखा था फ्री और नीचे लिखा था बर्गर। तो जितने भी हाईवे से लोग पसार हो रहे थे ना, वो सभी लोगों को यही चीज समझ में आ रही थी कि वहां पर फ्री में बर्गर मिल रहा है। और ये वाली रील भी शायद अगर आपने देखी हो तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ जब ये वाली रील ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखी। तो अब जब उनको मिलने के लिए ऑडियंस गई, मीडिया गई, और मीडिया ने जाकर उनको प्रश्न किया कि भाई आपने तो यहाँ पर लिखा है फ्री बर्गर, तो आप दे तो नहीं रहे हो। तो बोला बर्गर जो है वो फ्री नहीं है, लेकिन मार्केटिंग करने का हमारा तरीका ही कुछ ऐसा है। तो उन्होंने बोला कैमरे वाले को कि चलो अपने नजदीक जाते और नजदीक जाकर पढ़ते हैं उस बोर्ड के अंदर लिखा क्या है। तो फ्री जहां पर उन्होंने बड़े अक्षरों में लिखा था, उसी के बगल में उन्होंने लिखा था वाईफाई। तो फ्री वो दे रहे थे वाईफाई, और वहां पर नीचे की साइड जो बर्गर लिखा था उसके आगे लिखा था टेस्टफुल, और वो छोटे से अक्षरों में लिखा था। तो टेस्टी बर्गर आपको मिलेगा फ्री में वाईफाई के साथ। तो ऐसा ही ज्यादातर लोग जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब अपनाते नहीं है, तब जाकर उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इन चीजों की होती है कि उनका प्रचार ही नहीं हो पाता है। और ये स्ट्रेटजी को अपनाना आपके लिए कुछ ना कुछ अलग चीजों को करने जैसा है। जैसे कि एक और कंपनी की केस स्टडी हम कर रहे थे, तो हमने देखा था उन्होंने अपना जो मेन्यू है, जो हम फास्ट फूड के अंदर लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसके उन्होंने ब्रोशर छपवाए। और ब्रोशर उन्होंने कुछ इस तरीके से छपवाए कि जहां पर 500 की नोट वहां पर हाईलाइट हो रही थी, और वही 500 की नोट जो है वो उन्होंने उल्टी करके अलग अलग जगह पर रख दी थी, उसको मोड़ कर। तो बहुत सारे लोगों का ये चलते टाइम पर एक माइंडसेट होता है कि कुछ उनको मिल गया। तो ज्यादातर लोगों को ऐसा फील होता था कि 500 की नोट मिली है, लेकिन जब वो खोलते थे तो खोलने के टाइम पर उनको पता चलता था कि ये तो किसी फास्ट फूड कंपनी ने एडवर्टाइज किया हुआ है और उसका कूपन दिया है कि वहां पर जब आप जाओगे तो 500 रुपये तक का या 5 रुपये तक का या 50 रुपये तक का आपको किसी चीज के ऊपर ऑफर मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी भी स्ट्रेटजियां होती है। मतलब मेरा कहने का बसंत जी पर्पस ये है कि जितना ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा आउटलेट का लुक, जितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके फूड का टेस्ट, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है उसका मार्केटिंग। एक चीज़ और सर आपसे पूछना चाहूँगा, लाइक बहुत बार आपके जो टीम्स है वो फील्ड पे आते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत बार मेरे भी फ्रेंड से मिले, और ये चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि आपका जो एक फ्री जो आप एक एनालिसिस जो मीटिंग देते हो उस चीज़ों के बेस पे, कि आपको नहीं लगता सर कि आप इतने स्ट्रेटेजी जो है वो बाय धुदक अपने व्यूवर्स को जो है डायरेक्टली आप बता देते हो, तो ये चीज़ अपने पे गलत इम्पैक्ट है? क्या होता है अजर, आज मैं एक अच्छी बात आपको यहाँ से शेयर करना चाहूँगा, उस स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। आप लोगों ने फोटोज के अंदर देखा होगा लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को, तो आपको ऑलवेज पता होगा कि लक्ष्मी जी जो होती है ना, वो आप कहीं पर भी जाओ ना तो वो खड़ी पोजीशन में आपको दिखाई देगी, और सरस्वती जो होती है ना, वो कहीं पर भी आप चले जाओ उसकी पोजीशन जो होती है ना वो सिटिंग होती है। इसका मतलब ये होता है पैसा जो है ना वो कहीं ना कहीं चंचल चीज़ है, वो एक जगह पर कहीं ना कहीं स्टे नहीं होगी। लेकिन यही जगह पर जब मैं बात करता हूँ माइंड की, बुद्धि की, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना वो स्टेबल है। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि आज कोई भी जगह पर जब हम जाते हैं और किसी भी चीज़ की जब हम वहाँ पर उनको चीज़ें शेयर करते हैं, तो हमारे टीम का ये पर्पस होता है वैल्यू एडिशन करना, कि आज हमारे पास आपको देने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन वो हज़ारों चीज़ों को लेने के लिए आपको हमारे साथ गुजरना पड़ेगा 1 साल, 5 साल, 10 साल का टाइम। लेकिन वो 10 साल, 5 साल का टाइम गुजारने के लिए कुछ चीज़ें तो ऐसी होनी चाहिए ना कि जिसका टेस्ट आपको मिले। तो हमारे एक्सपर्ट लोग जो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर आपको देते हैं, या थोड़ी बहुत टिप्स अगर वो आपको देते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं देते हैं। ये गुरुकुल का एक कल्चर बना हुआ है कि रोज मॉर्निंग के अंदर हमारे वहाँ आधा घंटा लर्निंग एक्टिविटीज होती है, और ये लर्निंग एक्टिविटीज हम पिछले 8 साल से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है अगले को अगर मुझे नॉलेज देना है तो पर डे मुझे मेरा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा।
और अगर मैं पर डे मेरा नॉलेज बढ़ा रहा हूँ और मैं ज़्यादातर लोगों को नॉलेज अगर दे रहा हूँ तो उसी चीज़ से मेरा नॉलेज बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अगर आपके पास 1 रुपया हो, मेरे पास अगर 1 रुपया हो, तो ये 1 रुपया मैंने आपको दिया, तो आपके पास कितना रुपया हो गया और मेरे पास कितना हो गया? 0। लेकिन यही चीज़ फर्क पड़ता है आइडियाज़ के ऊपर कि आज अगर आपके पास एक आइडिया है, मेरे पास अगर एक आइडिया है, अगर एक आइडिया मैंने आपको दिया और दूसरा आइडिया आपने मुझे दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? मेरे पास भी 2 आइडिया आ गए, आपके पास भी 2 आइडिया आ गए। तो यही चीज़ नॉलेज के अंदर होती है। नॉलेज का मतलब ही ये होता है, ये बांटने से बढ़ता है। आपके पास अगर आप सीमित रखोगे तो बहुत सारे जगह पर हम ये स्टोरी या ये बातें शेयर करते हैं। आपको भी एक प्रश्न पूछूंगा तो आपको भी क्लियरिटी होगी। इस दुनिया की सबसे महंगी जगह कौन सी होगी, या इस दुनिया की सबसे महंगी जगह कौन सी है, ये आपको भी मैं प्रश्न पूछता हूँ। कमेंट के अंदर आप बताना कौन सी जगह सबसे महंगी वाली जगह में उसको कैलकुलेट किया जाता है, आप बताइए। सिटी प्लेस। ओके, ज्यादातर लोगों के आंसर होते हैं कि जो जगह पर सबसे ज्यादा मुनाफा हमें मिलता है वही जगह सबसे ज्यादा कीमती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया का सबसे महंगी जगह अगर कोई है तो वो है कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर सोए हुए जितने भी लोग हैं या जिन लोगों को वहाँ पर दफनाया गया है, उनके पास करोड़ों अरबों के आइडियाज थे, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी सोच थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी सोच को लोगों को बांटा ही नहीं और आज वो करोड़ों के आइडिया के साथ वो सो गए। तो वो सबसे महंगी जगह हुई ना। तो ऐसी बहुत सारी जगह महंगी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है, आइडियाज एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बांटने से हम उसका नॉलेज बढ़ा सकते हैं और ज़्यादातर लोग इसको छिपाने के पीछे लगे हुए हैं। तो ये एक गलत चीज़ है। आपके पास अगर कुछ अच्छा है आप लोगों को शेयर करो। यस, और कोई चीज़? यस, लाइक जैसे बिजनेस के बारे में आपने बताया, ये तो मेरे ख्यालात में कुछ क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने बीच में पूछा। जैसे बिजनेस के लिए तो आपने एक लीगलाइजेशन प्रोसेस बता दिया, बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग, ये सारे चीज़ बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर कि टीम जो है, टीम हायरिंग किस लेवल पे हम कर सकते हैं? टीम हायरिंग करने का मतलब ही ये होता है, ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी एक जगह पर मैंने सुना भी था और मैंने लोगों को बताया भी था। 135 करोड़ की जो आबादी अपनी इंडिया की आज से 5 साल थी पहले, आज वो आबादी बढ़कर 150 करोड़ की हो चुकी। और आज के टाइम के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन हमें मिलकर एक ही चीज़ की बात के ऊपर रोते रहते हैं कि सर मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, सर मैं अच्छे लोगों को ढूंढ नहीं पाता हूँ, सर मैं अच्छे लोगों को मैनेज नहीं कर पाता हूँ, इसका करूँ तो क्या? टीम बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे, यही आप पूछना चाहते हैं। तो मैं उनको एक सटीक आंसर ये देना चाहता हूँ कि सर अच्छे लोग इस दुनिया में है ही नहीं। आपको अगर अच्छे लोग चाहिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहेगा, आपको अच्छे लोग तैयार करने पड़ेंगे। फिर से ये चीज़ मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जो सुन रहे हैं उनको भी बोलना चाहूँगा, अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, अच्छे लोगों को तैयार किया जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि मैं जो सोच रहा था कि मैं डायरेक्ट जो है किसी बंदे को ले लूँ और वो मेरा बिजनेस जो है हैंडओवर करे या मेरे ना रहते हुए करे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ें भी पॉसिबल है, लेकिन उन चीज़ों को स्टार्टिंग लेवल पर अगर आपको पॉसिबल करना है तो आपको उसका एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे सोच वाले लोग जिनका माइंडसेट भी धंधे वाला है, जो भी कुछ बड़ा सोच पा रहे हैं, जिनकी सोच बड़ी है, तो ये छोटे अमाउंट में नहीं आते। ये 5-10 हज़ार के अंदर आने वाले लोग नहीं है। इसके लिए आपको अपना सैलरी बजट बढ़ाना पड़ेगा और 50,000 लाख रुपए तक का आपको एक बजट लेकर चलना पड़ेगा। अगर ये वाला बजट आपके पास है तो ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे, और जब ऐसे लोग आपके धंधे के अंदर आपके साथ काम करने के लिए आएंगे तो आपसे भी ज़्यादा व्यापार ये लोग करके आपको दे सकते हैं। इसी में एक छोटा सा है कि बंदे आते तो है, फिर 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने करते हैं और फिर निकल जाते हैं। लाइक बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं जो हम उनके सामने एक्सपोज करते हैं अपने टेस्टिंग को लेके और ये सारी चीज़। तो क्या लगता है इसमें हम कुछ कर सकते हैं कि बंदे आए तो फिर जाए ना? डेफिनेटली सर। क्या होता है,
हम खुद कहीं ना कहीं खरीदी करने के लिए जाते हैं, हम खुद रोजमर्रा की चीज़ों के अंदर बाजार मार्केट्स के अंदर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई बेचने वाला फ्रूट अगर बेच रहा है और वो फ्रूट बेचने के अंदर अपने मोबाइल के अंदर लगा हुआ है और आपको किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कि आप उसके पास रुककर कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे या आप मूव ऑन हो जाएंगे? कोई पर्सन आगे जाके आपको ऐसा मिल रहा है कि जो आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, आपसे बात ही नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है और आपको ऐसा समझकर चल रहा है कि ये मेरा कस्टमर है ही नहीं, तो क्या आप उससे खरीदना पसंद करेंगे? और उसी के आगे जब किसी पर्सन के पास आप जाते हैं तो स्टार्टिंग में ही वो आपको वेलकम कर रहा है, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहा है, आपको एक वैल्यू एडिशन दे रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट जो उसके पास है वो अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपके अंदर एक उम्मीद तो जगेगी ना कि चलो यहाँ से कुछ तो खरीदो। बराबर। तो एज अ ह्यूमन अगर ये वाला नेचर हमारा है तो ये सेम चीज हम लोगों के साथ क्यों नहीं करते? अब यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, ज्यादातर लोग जब आपकी टीम के अंदर आते हैं, फर्स्ट टाइम जब काम करने के लिए कोई पर्सन आपके साथ जुड़ता है, तो ज्यादातर लोगों को उनका विजन ही क्लियर नहीं होता है कि वो यहाँ पर आए क्यों है, उनको करना क्या है और उनका फ्यूचर क्या है। और जिस जगह जिस इंसान को अपना फ्यूचर नहीं दिखता है, लोग दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं।